हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आपसे बच्चे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलेगी। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले सेट नंबर 13 और उम्मीद करते हैं कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और ये सेट आप लोग को पता है कि डेली सुबह को 6 बजे आप लोग को मिल रहा है। ठीक है दोस्त, और एक सेट आपको शाम 7 बजे, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 सेट प्रतिदिन आप लोग को मिल रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। जाइलम जो है एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं बल्कि क्या जटिल उत्तक है। याद रखिए, जटिल उत्तक। और जाइलम के साथ साथ एक फ्लोएम भी आता है, दोनों क्या है, जटिल उत्तक के में आते हैं। यानी जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। ठीक है, अगर जाइलम की बात करें तो पौधे के किस भाग में होता है। तो याद रखिए, पौधों के जड़ों में, तनों में और पत्तियों में जाइलम उत्तम रहता है। इसका काम सिर्फ क्या है, ये इसका प्रमुख कार्य है जो जल और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने। कहाँ से ऑब्जर्व करके, तो जड़ों से ऑब्जर्व करता है, और प्लांट्स के जहाँ पर खाना बनता है इससे लीफ में इसको क्या करता है, पहुंचाता है। एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या है, जो खाद्य पदार्थ अगर बन जाता है लीफ में, उसको पेड़ के सभी भागों में पहुंचाना। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो जाइलम और फ्लोएम क्या है, सरल अस्थायी उत्तक नहीं बल्कि क्या है, जटिल उत्तक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। तो याद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इगुमनस का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं। अगर मान लीजिए कि हम कोई दर्पण हम बना लिया, क्या अवतल दर्पण बना लिया, तो यहाँ पर जो सेंटर में जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं या ध्रुव बोलते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 44, पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग होता है। तो याद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडप होता है। क्या होता है दोस्त, अंडप होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है डीएनए एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। तो याद रखिए, उसको जीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, जीन को कहते हैं। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा, क्रोमेटिन जालिका जो होता है डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 46, कहता है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित, सांस लेने में क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो याद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मज्जा होगा, जिसको मेडुला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करता है, हृदय स्पंदन, रक्तचाप आदि पर भी क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47। सबसे नमनीय यानी तन्यशील धातु, तन्यशील का मतलब होता है जिसे पतले तार की तरह कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो होता है वो हो जाएगा आपका गोल्ड हो जाएगा, जिसका संकेत होता है ये, याद रखिएगा ए इसका संकेत होता है। सबसे तन्य होता है। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि सोना जो होता है सबसे अघातवर्ध होता है, मतलब सीट के फॉर्म पतले पतले देखते, इसलिए तो इसका ज्वेलरी बनाया जाता है, क्योंकि इसको पतले पतले आप सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ यानी ये तन्य भी होता है और अघातवर्ध भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ गुड कंडक्टर कौन होता है, तो वो होगा आपका सिल्वर होता है, जिसका संकेत होता है एजी। तो इतने फैक्ट आपको कम से कम तो याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 का निम्नलिखित में कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है। कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं, तो याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसका फार्मूला होता है CO। ठीक है, ये एक क्या होता है, बायोगैस का घटक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 49 का निम्नलिखित में कौन सा गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है दोस्त, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 50 कहता है हमारे भोजन में मौजूद कॉफी, पालक, प्याज, चाय ज्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा फ्लोराइड, याद रखिएगा दोस्त फ्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 51। दोस्तों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित में किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है। घनत्व यानी डेंसिटी की बात किया जा रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा,
तो गोल्ड का हो गया, यानी गोल्ड का संकेत क्या होता है, एयू होता है। अभी हमने थोड़ा देर पहले सोना के बारे में बताया हूँ, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कहता है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के स्रोत है, तो किस तरह के स्रोत है, तो याद रखिए यह गैर नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 53। क्वेश्चन 53 कहता है स्थानांतरित उष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई, यानी सिंपल से ऊर्जा देखिए ना, ऊर्जा का आपसे यूनिट पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी जूल हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके सांख्यिक माप होता है, तो किसके होता है, तो याद रखिए जड़त्व के। किसके माप होता है, तो जड़त्व का होता है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 55। पर्यावरणीय परिवर्तन की प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, पारिस्थितिक अनुकूलन कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कहता है जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जैव निमीकरण। याद रखिएगा जैव निमीकरण, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अब रहा सवाल की आयतन विस्तार होता क्या, तो याद रखिएगा 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले वृद्धि या प्रसार को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, तो ठीक है दोस्त। क्वेश्चन 58 कहता है बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, याद है इसका राइट आंसर हो जाए आपका ए वी ल्यूमेन हॉक, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कहता है निम्नलिखित में कौन गर्म रक्त प्राणी है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो आपका कबूतर जो हो जाएगा गर्म रक्त प्राणी। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि ये पक्षी वर्ग में आते हैं। पक्षी वर्ग प्राणी जो होता है नियत तापी जंतु होते हैं, क्या होते हैं, नियत तापी जंतु होते हैं। और साथ साथ ये भी याद रखिए इसमें इसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है, तो जाहिर सी बात इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन गैस क्या होता है, हवा में यानी मुक्त होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कहता है ध्वनि सबसे तीव्र गति निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है, तो याद रखिए सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम किस में गमन करती है, तो गैस में। और आपसे पूछा है कि निर्वात में क्या गमन करती है, तो नहीं, यानी ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करता, ठीक है। तो याद रखिए सबसे ज्यादा ठोस में पहला, और दूसरा नंबर गैस में, और सबसे कम किस में, दूसरा नंबर द्रव में, तीसरा हो जाएगा आपका गैस में, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि सबसे तीव्र गति, तो याद रखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 62 कहता है निम्नलिखित में कौन से तत्व का रासायनिक प्रतिनिध लैटिन में लिया गया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, इसको बोलते हैं फेरम, जिसका संकेत होता है एफी, ठीक है। तो बाकी कार्बन का सी होता है, एल्युमिनियम का सी के नाम पर होता है एल, क्लोरीन सी एल, ठीक है दोस्त। लेकिन ये आयरन जो इसका फेरम होता है, ठीक है। अब जब आयरन की बात होती है याद है इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, तो याद रखिए 26 होता है। और किस ब्लॉक, टोटल ब्लॉक कितना होता है, एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। तो आयरन जो होता है ये डी ब्लॉक में आता है, याद रखिएगा ये डी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 63। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो उसमें होती है कौन सा, तो याद रखिए इसमें गतिज ऊर्जा होती है, याद रखिए गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 mv² होता है। अगर स्थितिज ऊर्जा पूछता है तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो mgh होता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ 64 कहता है एनेलिडा वर्ग के संबंध नहीं, इसमें कौन सा जो एनेलिडा वर्ग में नहीं आता, तो याद रखिए एस्कैरिस जो है एनेलिडा वर्ग में नहीं आता, बाकी केचुआ, नेरिस, अजोक तीनों जो है एनेलिडा वर्ग में आता है। तो अब रहा सवाल कि किस में आता है, तो याद रखिए एस्कैरिस जो होता है एस्केलमिनथीस संघ से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में कौन सा कथन आपको गलत बताएं, इसमें कौन सा कथन आपका
गलत है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। ये बिल्कुल बात क्या है, गलत है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 66, कहता है पीनियल ग्रंथि स्रावित होता है। आपको बताना है कि पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, क्या स्रावित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, मेलाटोनिन। याद रखिएगा पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन क्या होता है, स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कहता है किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातु के गुण को के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ध्वन्यात्मकता हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्नलिखित में कौन सा रोग मुख्यतः एंडीज मच्छर द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है, तो याद रखिए जिग्गा बुखार। याद रखिएगा जिग्गा बुखार। और जनरली एंडीज जो मच्छर होते हैं, ये याद रखिए एंडीज मच्छर जो होता है जनरली दिन में ही काटते हैं, ये भी याद रखिएगा। और एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू भी हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, पीला बुखार भी हो सकता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, आवारा जानवरों को काटना। याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 कहता है अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति क्या होता है। अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति क्या होता है, तो याद रखिएगा 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, यहाँ लिखा हुआ है 20 किलोवाट। बात एक ही है, 20 किलोवाट का मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाले तरंग को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंग। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण, परावर्तित किरण सभी अवस्थित होते हैं, तो किसमें होते हैं, तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, समान समतल में होते हैं। याद है कि समान समतल में होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 72। कहता है तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है, तो सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। याद रखिए दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 73। आपसे पूछा जा रहा है कि जल के विषय में कौन सा सही नहीं है, यानी जल के बारे में 4 जो स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से बताना है कि जल के बारे में कौन सही नहीं। तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ये गलत बात है बिल्कुल 100%। तो याद रखिए जल का जो घनत्व होता है वह 4 डिग्री पे क्या होता है, सर्वाधिक होता है, यानी मैक्सिमम होता है। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि 4 डिग्री पे क्या होता है, घनत्व महत्तम अधिकतम होता है, और लेकिन आयतन जो होता है सबसे कम होता है 4 डिग्री पे। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है कई स्थानों पर अम्लीय वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्लीय वर्षा निम्न में से किस प्रमुख रसायन का कारण होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। याद है नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है दोस्त, और एक और होता है वो भी लिख देते हैं HCl। ये तीनों जो होता है क्या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन आपसे पूछा है अम्लीय वर्षा के लिए, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। याद रखिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 75। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन होगा। तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी होगा, बसंत गौरी यानी बारबेट जो पक्षी है ये पेड़ के तनों पर अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन का एक अन्य नाम है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी विली विली। याद रखिए विली विली। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 कहता है यहाँ पर खाद्य पदार्थ वस्त्र जैसे उत्पादन एवं मनोरंजन जैसे सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, उपभोग वस्तु। याद रखिए उपभोग वस्तु है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 78 कहता है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन
का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका म्यांमार जो इसका सदस्य नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश दे रखा है को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा यानी वेलन वगाई, याद रखिए वेलन वगाई। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 80 कहता है, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है वान भट्ट लेखक थे, तो बताना है कि वान भट्ट लेखक थे इसमें किसके किसी वो रचनाकार थे, याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पार्वतीय, ये भी राइट हो जाएगा, कादम्बरी का भी हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका हर्षचरित, यानी तीन हो, यानी 1 2 3 ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81 कहता भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो कौन था, तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम जो है ये कब भारत पर आक्रमण किया था, तो याद रखिए 712 ईस्वी में, याद रखिए 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ठीक है, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 83 कहता है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी 17%, याद रखिए कितना 17%। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक समान घटना है जो स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम्र वर्षा। किस नाम से जाता है, तो ये आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 86 कहता है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हैदराबाद में। कहाँ है दोस्त, हैदराबाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है निम्न में से किस भारतीय राष्ट्र का गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किया गया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, और ये कब किया गया था, तो याद रखिएगा भाषा के आधार पर ये 1953 में किया गया था। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है निम्न में कौन सा देश स्कैंडिनेविया समूह में शामिल नहीं है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी स्पेन। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़। बाकी कोलकाता, मुंबई या नई दिल्ली तीनों है चतुर्भुज में। ठीक है दोस्त, चलिए तो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में आते हैं। ठीक है, लेकिन चंडीगढ़ नहीं आता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 90। ये रहा क्वेश्चन नंबर 90 कहता है भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, तो याद रखिए जेबी कृपलानी मेरठ कांग्रेस अधिवेशन 1946 के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 91। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने दिया था। याद रखिए किसको दिया था, सरोजिनी नायडू को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कब दिया था, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। ठीक दोस्त, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है भारत में लोकपाल लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग। याद रखिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है आपको देखिए एक तरफ आपको समितियां दे रखा है और उसका सुझाव दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले ए में लिखा हुआ है बलवंत राय मेहता, तो ये किससे, याद रखिए ये हो जाएगा आपका 2 से, यानी ए का 2
त्रिस्तरीय पद्धति, तो ऑप्शन देखा जाए ए वाले में तो सिर्फ एक ही जगह यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो बस आगे देखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा आपका आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 94। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब समान रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी गुप्त काल में। याद रखिएगा गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है कि हेन सांग ने किसके राज का दौरा नहीं किया। तो याद रहे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, महेंद्र वर्मन। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन। अब जब हेन सांग की बात आता है तो याद रखिएगा हेन सांग जो भारत में लगभग कितने वर्ष तक रहे, तो याद रखिएगा 15 वर्ष। याद रखिएगा 15 वर्ष। ठीक दोस्त, जिसमें से 5 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन किए, 5 वर्ष, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96 कहता है निम्नलिखित में कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, श्री अरविंदो घोष। याद है श्री अरविंद घोष। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 39 का ए। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो क्या समस्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र। याद रखिएगा असंगठित क्षेत्र। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 99 कहता है मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है। किसे माना जाता है, तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। याद रखिए बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 100। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुआ था किनके बीच हुआ था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अब जब पानीपत की जब दूसरी लड़ाई कब हुआ था तो ये भी याद रखिए, ये हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी की। याद रखिए 5 नवंबर 1556 ईस्वी के। ठीक है दोस्त, चलिए जिसमें अकबर इस युद्ध में विजय रहा था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। अब यही पूछ दिया कि पानीपत का जब प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर का रहा विजय रहा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 101 कहता है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 102 कहता है बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांति संगठनों को बंगाल में जन्म दिया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अनुशील समिति। याद रखिए अनुशील समिति। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है चिपको आंदोलन मूल रूप से किससे संबंधित है। तो याद रखिए या ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी वन कटाई से। याद रखिएगा वन कटाई से संबंधित है। अब ये किस राज्य से संबंधित है भी याद रखिएगा, ये किस राज्य से चिपको आंदोलन संबंधित है। तो याद रखिए ये उत्तराखंड से। याद रखिए उत्तराखंड से। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 104 का था भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था। आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 343 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 105 कहता है लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्याग सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। तो याद इसका राइट आंसर जो होगा लोकसभा जो है उपाध्यक्ष को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 106 कहता है गीत गोविंद का लेखक कौन था। याद रखिए गीत गोविंद का लेखक कौन था। तो याद रखिए जयदेव जो थे गीत गोविंद के लेखक थे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है यहाँ पर 107 कहता है उनके संगठन के आधार पर क्रम में लिखिए। मतलब स्थापना वर्ष से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखना है कौन सबसे पहले किसकी स्थापना। देखिए यहाँ बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिए ये 1852 में हुआ था। अगर हम यहाँ पर देखें मद्रास महाजन सभा की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था 1884 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इंडियन लीग की बात करें तो 1875 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये हुआ था 1876 में। तो अब इसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि सबसे पहले कौन हुआ था 1852, यानी वन पहले होगा। तो वन आपको देखिए ऑप्शन ए में रखा है और डी में दे रखा है। तो वन पहले होगा, उसके बाद कौन होगा तो देखिए यहाँ पर होगा आपका
लीग वाला होगा, ठीक है। आपका इंडियन यानी 1875, यानी हो जाएगा आपका आंसर आपका ए। देखिए ए के बाद यहाँ 4 आएगा, यानी ये हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए यानी ऑप्शन आपका ये सही जा रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 108, कहता है 1937 ईस्वी के प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपको बताने हैं कि राइट आंसर कौन होगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी 5, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 कहता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना, याद रखिए जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे अगर यही पूछा जाता कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाता है, तो वहाँ सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्त। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संयुक्त धारा होता है, जब दोनों मिल जाते हैं तो उसको पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्त। तो इतने फैक्ट आपको कम से कम याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 110, कहता है निम्न कथनों को गौर करें, ठीक है। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। 1 कहता है बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये भी राइट है। 2 कहता है बिहार भारत के क्षेत्रफल का 2.86, ये भी राइट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत के कौन से 12वां स्थान, ये भी राइट है। ऑप्शन आपका सी पे जा रहा है, 1 2 3 तीनों का तीनों आपका राइट है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 111 का था भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी 1 हेक्टेयर से कम, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 112, कहता है भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो। यह कथन किसका, ये बताना आपको। तो याद रखिएगा ये टीपू सुल्तान का। किसका है स्टेटमेंट, तो टीपू सुल्तान का, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय क्या है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और एक पुरुषान आयुर्वेद, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 का था आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर मुनि राम सकलानी, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 115 का था हडोन से चलने वाली शहरी ट्रेन को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी चीन, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड में सबसे अधिक ग्रैमी जीत क्या रिकॉर्ड तौर के इतिहास रच दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, बेयोन से, याद रखिएगा बेयोन से, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है फरवरी 2023 में किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में रखा गया। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी होगा, नताशा पेरियान यागम, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 118 कहता है भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाए, यानी कहाँ आयोजित किया। तो ढाका में, ढाका कहाँ, तो बांग्लादेश में, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 119 के 20 में पृथ्वी दिवस कब मनाया था। 20 में पृथ्वी दिवस कब मनाया। तो याद रखिए ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी। क्या ऑपरेशन कावेरी जो अप्रैल 2023 में चलाया गया तो ये वास्तव में क्या है आपको बताना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान है, ठीक है। तो भारत का बचाव अभियान है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ एटीएमसी को डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो फ्रेंड इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेगा। और साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि आप लोग को डेली 2 सेट मिल रहा है, एक सेट सुबह का 6 बजे और एक सेट आपको शाम को 7 बजे, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से आप लोग इतना मेहनत करें तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्त। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो। तब तक